नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस कर्णप्रयाग में। तो जैसा कि हमने पिछली कड़ियों में देखा था चंद राजवंश के बारे में हमने पूरा उल्लेख किया। उत्तराखंड उसके पूर्वी क्षेत्र में एक मजबूत साम्राज्य जो कि चंद राजवंश हुआ, और इसके पश्चिमी क्षेत्र में एक और साम्राज्य स्थापित हुआ था जो था आपका पंवार वंश। ठीक है, तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आपके पंवार वंश पर करने वाले हैं। कब इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ कहाँ इसकी स्थापना हुई और किस प्रकार से इनके राजाओं का उल्लेख है, वो सारी चर्चा करेंगे हम इस राजवंश में। तो देखिएगा, जो पंवार राजवंश है, पंवार राजवंश की जो स्थापना हुई थी वो आपके चांदपुरगढ़ में हुई थी। और चांदपुरगढ़ का जो उस समय शासक था वो था आपका भानु प्रताप के यहाँ पर ही आपके पंवार वंश की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब चांदपुरगढ़ में पंवार वंश की स्थापना हुई तो इस भानु प्रताप के शासनकाल में आपके गुजरात के धार नगरी से एक व्यक्ति तीर्थाटन के लिए बद्रीनाथ आया। ठीक है, और ये जो व्यक्ति था उसका नाम था आपका कनकपाल जब तीर्थाटन के लिए बद्रीनाथ आया तो इनकी यात्रा मार्ग में जितनी भी सुविधाएं थी वो उपलब्ध भानु प्रताप के द्वारा करवाई गई। और जब भानु प्रताप भी उनके साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर गए तो उसी समय उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भानु प्रताप ने कनकपाल को अपने गढ़ में आने का या वहाँ पर कुछ दिनों का प्रवास रखने का उन्होंने क्या दिया, उनको निमंत्रण दिया। जब कनकपाल का प्रवास आपके चांदपुरगढ़ में हुआ तो उसी दौरान भानु प्रताप ने एक प्रस्ताव रखा कनकपाल के सम्मुख कि उनके कोई पुत्र थे नहीं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो पुत्री है उनसे क्या कर लीजिए, आप विवाह कर लीजिएगा, और मेरा जो भी गढ़ है इस गढ़ का सारा जो साम्राज्य है वो किसका हो जाएगा, कनकपाल का हो जाएगा। कनकपाल के द्वारा ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया और भानु प्रताप की जो पुत्री थी उनसे उन्होंने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। विवाह करने के पश्चात भानु प्रताप ने अपना जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया वो कनकपाल को नियुक्त किया। ठीक है, और उसके पश्चात जैसे ही कनकपाल का विवाह भानु प्रताप की पुत्री से हुआ तो उसके पश्चात इस चांदपुरगढ़ में एक नए राजवंश की स्थापना हुई जिसका नाम था पंवार वंश। ठीक है, अब जो पंवार वंश का संस्थापक है ये संस्थापक कनकपाल को माना गया है। ठीक है, इसका उल्लेख जो मिलता है, एक उल्लेख मिलता है सांवरी ग्रंथ में। आगे उल्लेख देखेंगे हम सांवरी ग्रंथ, ठाकुर सूरवीर सिंह। एक उल्लेख मिलता है अल्मोड़ा वंशावली। अल्मोड़ा वंशावली जो खोजी थी वो आपके एटकिंसन ने खोजी थी। ठीक है, जिसमें कि जो आपका इसका पंवार वंश का जो संस्थापक है वो कनकपाल, और कनकपाल को इसमें भगवान पाल के नाम से पुकारा गया है। ठीक, वहीं मौलाराम भी इसके बारे में उल्लेख देते हैं और मौलाराम कहते हैं कि इस राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था, भौनपाल था। ठीक है, इसके अलावा कवि देवराज की एक कृति है गढ़वाल राज्यम वंशावली। कवि देवराज की कृति है गढ़वाल राज्यम वंशावली। वहाँ से भी हमें इनके संस्थापक जो कनकपाल हैं उनके बारे में क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से पंवार वंश की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, कनकपाल के द्वारा। जो पहले शासक हुए वो कौन हुए, कनकपाल हुए, और कनकपाल ने ही इस राजवंश की यहाँ पर क्या की थी, स्थापना की थी। इसके बाद कनकपाल के बाद जो आपके अगले राजा हुए उनमें से मुख्य रूप से एक राजा मिलते हैं आपके 24वें क्रम पे। ठीक है, और 24वें क्रम पे जो राजा मिलते हैं उनका नाम था सोनपाल। सोनपाल का उल्लेख ये मिलता है कि जब कनकपाल ने अपने राजवंश की स्थापना करवा दी, ठीक, और राजवंश की स्थापना करवाई तो उसके पश्चात जो अगले राजा हुए उनमें से जो सोनपाल हुए उन्होंने सबसे पहले जो अपनी राजधानी को परिवर्तित किया वो किया था भीलमगढ़ में।
सबसे पहले राजधानी परिवर्तन करने का जो प्रयास किया वो सोनपाल ने किया, और इन्होंने अपनी जो दूसरी राजधानी थी वो जोशीमठ से इधर वाला क्षेत्र जो कि कर्णप्रयाग से आगे की ओर पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपना ये दूसरी जो राजधानी थी वो क्या करवाई, स्थापित। तो इस तरीके से सोनपाल के समय पे एक राजधानी थी भिलंगगढ़ और दूसरी थी चांदपुरगढ़। ठीक, उसके अलावा इसके बाद सोनपाल, कनकपाल के बाद सीधे, क्योंकि बीच के राजाओं का ज़्यादा उल्लेख मिलता नहीं है, ठीक है, कनकपाल के बाद सीधे उल्लेख मिलता है सोनपाल का, जिन्होंने कि अपनी दो राजधानियां बनाई थी। उसके बाद 28वें क्रम पे एक राजा और मिलते हैं जिनका नाम है लखनदेव, और लखनदेव का उल्लेख ये मिलता है कि इस राजवंश का पहला जो तांबे का सिक्का था, पहला तांबे का सिक्का जो प्राप्त हुआ है वो किसका प्राप्त हुआ है, लखनदेव का प्राप्त हुआ है। अब जो पंवार वंश है, इस पंवार वंश के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो इनके अभिलेखों से और ताम्र अभिलेखों से मुख्य रूप से जानकारी मिलती है। और इस राजवंश का पहला अभिलेख जो प्राप्त होता है वो इनके 34वें क्रम के जो राजा थे जगतपाल, उनका अभिलेख, उनका एक ताम्र अभिलेख प्राप्त हुआ है। ताम्र अभिलेख प्राप्त हुआ है, और ये ताम्र अभिलेख जो प्राप्त हुआ है ये देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर, देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर, यहाँ से इनका क्या प्राप्त हुआ है, एक ताम्र अभिलेख, जिसका सन लगभग 1455 ईस्वी बताया गया है। इस राजवंश का पहला अभिलेख 1455 ईस्वी में रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है, जो कि गढ़वाली भाषा में लिखा गया है। गढ़वाली भाषा का भी ये क्या है, पहला अभिलेख है, ठीक है। और इस राजवंश का पहला अभिलेख, इस अभिलेख से हमें इस राजवंश के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से ये जानकारी भी मिलती है कि जगतपाल इस राजवंश का पहला शासक हुआ जिसने कि गढ़ों को विजित करने का जो पहला प्रयास किया था वो किसने किया था, जगतपाल ने किया था। तो यहाँ से हमें इस राजवंश के बारे में क्या मिलती है, पहली जानकारी मिलती है। पहला स्रोत जो है वो क्या है, जगतपाल का ताम्र अभिलेख, जो कि किस भाषा में है, गढ़वाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो ये पंवार वंश है, इस पंवार वंश का जो अभिलेखीय प्रमाण है, जो साक्ष्य है कि जिससे ये हमें ये प्राप्त होता है कि कनकपाल जो था ये धार नगरी का था, इसका जो प्रमाण है ये मिलता है एक तो सभासार से, जो सभासार नाम की पुस्तक है ये लिखा गया है सुदर्शन शाह के द्वारा। वहां से हमें क्या मिलती है, इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक। दूसरा है खोली का गणेश से, जो खोली का गणेश निर्मित किया गया है, और ये खोली का गणेश मुख्य रूप से टिहरी, पुरानी टिहरी थी, वहां पर स्थापित था आपका पुराना दरबार। और पुराना दरबार की जो सीढ़ियाँ बनाई गई थी, उस सीढ़ियों में आपका एक आकृति उकेरी गई थी, जिसमें भगवान गणेश जी को उनकी आकृति उकेरी गई, और उसमें जो उनकी सूंड थी, ये सूंड को दाहिने ओर, सूंड की जो स्थिति है वो दाहिनी ओर रखी गई है। और ऐसा माना जाता है कि जो गुजरात का गुर्जर प्रदेश है या धार नगरी है, वहाँ पर भी जो आपके गणेश जी की जो सूंड है उसको भी दाहिनी ओर रखा गया है। तो इस प्रकार से ये प्रमाण दिया गया है कि जो पंवार वंशी शासक थे ये लोग कहाँ के थे, गुजरात के धार नगरी से थे, ठीक है। यह है इनका अभिलेखीय प्रमाण। उसके अलावा जो पंवार वंश हुआ, पंवार वंश में जो कुल राजाओं का उल्लेख मिलता है वो टोटल आपके 60 राजाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इनमें से जो पहले राजा हुए वो कनकपाल थे, और अंतिम 60वें जो राजा हुए वो कौन थे, आपके मानवेंद्र शाह जी हुए। अंतिम राजा का उल्लेख जो मिलता है वो मानवेंद्र शाह मिलता है। इनकी जो राजधानियां देखने को मिलती हैं, इनकी प्रारंभिक, जब श्रीनगर और चांदपुरगढ़ में इनका साम्राज्य था तब इनकी 4 राजधानियां देखने को मिलती है। एक था चांदपुरगढ़, दूसरी राजधानी हुई भिलंगगढ़, तीसरी राजधानी हुई देवलगढ़, और चौथी राजधानी हुई श्रीनगर। तो इस तरीके से प्रारंभिक काल में जब तक कि आपका पंवार साम्राज्य आपके श्रीनगर तक स्थापित था, तो तब तक इनकी क्या मिलती है, 4 राजधानियां, चांदपुरगढ़ में, भिलंगगढ़ में, उसके बाद देवलगढ़ में, और उसके बाद आपका श्रीनगर में,
ठीक है। श्रीनगर तक जो टोटल राजा हुए, इस श्रीनगर तक जो टोटल राजा हुए वो 54 राजा हुए, ठीक है। और 55वें क्रम के राजा जो कि सुदर्शन शाह थे, तो सुदर्शन शाह ने जैसे ही टिहरी रियासत की स्थापना की तो टिहरी रियासत में लगभग 6 जो राजा हैं उनका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो टिहरी में ही क्या करवाई थी, स्थापित करवाई थी, जो कि वहाँ पर भी अलग अलग टाइम पीरियड पे परिवर्तित होती रही थी। ठीक है, तो ये आपके पंवार वंश का क्या था, एक ओवरव्यू था कि जो इस राजवंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पंवार वंश था, इस पंवार वंश में जो पहले महान शासक हुए वो आपके अजयपाल हुए। 37वें क्रम के राजा जो हुए थे वो आपके अजयपाल हुए। और अजयपाल को इस राजवंश का क्या माना गया है, सबसे महान शासक माना गया है। और इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक जो माना गया है वो अजयपाल को माना गया है। अजयपाल इस समय जो इनके समकालीन शासक थे वो कीर्तिचंद थे, और कीर्तिचंद के साथ इनके 2 युद्ध हुए, एक 1491 में और एक 1492 में। 1491 में जो युद्ध हुआ था उसमें इनकी क्या हुई थी, हार हुई थी। लेकिन 1492 का जो दूसरा युद्ध कहा जाता है उसमें अजयपाल क्या हो गए थे, इनसे विजित हो चुके थे। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ही अजयपाल ने क्या किया, अपनी राजधानी को केंद्र बिंदु में लाने के लिए सबसे पहले 1512 ईस्वी में राजधानी को परिवर्तित किया और राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर देवलगढ़ में क्या करवा दी, स्थापित करवा दी। तो इस तरीके से अजयपाल ने पहली बार राजधानी क्या की, यहाँ से परिवर्तित की। 1512 में इन्होंने देवलगढ़ में अपनी राजधानी बनाई। इसी देवलगढ़ में इन्होंने राजराजेश्वरी, ठीक है, राजराजेश्वरी का मंदिर भी बनाया और अपने लिए एक राजप्रसाद का निर्माण भी किया। राजप्रसाद मतलब इनका जो महल था, जहां इनका निवास स्थान था, उसका इन्होंने वहां पर क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो इस तरीके से राजधानी कहाँ चले गई आपकी, देवलगढ़। देवलगढ़ जाने के पश्चात अजयपाल ने पूरे जो 52 गढ़ हैं, इन 52 गढ़ों को विजित करने का अभियान शुरू किया और लगभग 1515 ईस्वी तक इन्होंने क्या कर लिया था, 1515 ईस्वी तक लगभग सारे गढ़ों को क्या कर लिया था, विजित कर लिया था। लेकिन इनमें से भी कुछ गढ़ ऐसे थे कि जो अभी बचे हुए थे, और उनमें से सबसे प्रमुख था आपका उप्पूगढ़। उप्पूगढ़, आपने एक कहानी सुनी होगी उप्पूगढ़ के कप्पू चौहान की, उप्पूगढ़ का कप्पू चौहान, जिसको कि गढ़वाल का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। किसको, कप्पू चौहान को। क्योंकि जब 52 गढ़ों को विजित करने के लिए जो विजय यात्रा अजयपाल के द्वारा निकाली गई, तो उसमें से जब कप्पू चौहान ने इनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर लिया, तो इनका और कप्पू चौहान का, अजयपाल और कप्पू चौहान जो हैं उनके मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में पहले कहा जाता है कि अजयपाल की हार हुई, लेकिन बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए, जिसके फलस्वरूप इन्होंने इनके जो गढ़ था वहाँ पर किसी षड्यंत्र के कारण वहाँ पर आग लगाई और झूठी खबर फैलाई गई कि जो कप्पू चौहान है वो मारा गया है। इस चीज़ से क्या हुआ कि उनकी जो पत्नी और उनकी जो माता वगैरह थी, जितनी भी स्त्रियाँ थी, उन सभी ने उस अग्नि में अपने आप को जौहर किया। इस तरीके से पंवार वंश या गढ़वाल क्षेत्र में जौहर होने का पहला प्रमाण जो मिलता है वो आपके उप्पूगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है, और कप्पू चौहान को ये झूठी खबर फैला दी गई कि तुम्हारे गढ़ पे क्या हो चुकी है, आग लग चुकी है और तुम्हारा जो पूरा परिवार है वो क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। जिसके फलस्वरूप जो कप्पू चौहान था, कप्पू चौहान को बंदी बना दिया गया और जैसे ही उन्हें श्रीनगर जेल में डाला गया तो वहाँ पर उन्हें उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा गया। लेकिन कप्पू चौहान का एक वाक्य वहाँ पर अजयपाल को ये कहा गया कि यदि आप मेरा सर भी अगर धड़ से अलग कर लोगे तो वो भी तुम्हारे सामने क्या नहीं होगा, झुकेगा नहीं। और कहा जाता है कि अजयपाल ने जैसे ही उनके गर्दन पे अपनी तलवार चलाई तो वो जैसे ही कटी वो पीछे की ओर मुड़ी और वहाँ भी उनका जो सर था वो क्या नहीं हुआ, झुका हुआ नहीं था। इन युद्धों के कारण जब उन्होंने इन युद्धों में इतनी सारी जो मात्रा में जो खून खराबा हुआ, उन चीज़ों से उन्होंने विरक्ति कर ली और उसके पश्चात इन्होंने जो युद्ध यात्रा थी या अपने जो गढ़ों को विजित करने की जो यात्रा थी उसको क्या करवा दिया, समाप्त करवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से 1515 ईस्वी में इन्होंने लगभग पूरे 52 गढ़ों को क्या कर लिया था, विजित कर लिया था। पहले इस क्षेत्र को एक नाम दिया गया जिसका नाम था गढ़पाल,
लेकिन बाद में कहा जाता है कि यही गढ़पाल क्या नाम से प्रसिद्ध हुआ, गढ़वाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, उसके पश्चात 1517 ईस्वी में 1517 ईस्वी में अजयपाल ने राजधानी को फिर से केंद्र बिंदु में लाने के लिए इसे फिर से देवलगढ़ से परिवर्तित किया और इसे स्थापित करवा दिया। कहाँ पर? श्रीनगर में। तो अब आपके अजयपाल की 1517 ईस्वी से लेकर जो राजधानी स्थापित हुई वो श्रीनगर में हुई और ये राजधानी यहाँ पर 1804 तक स्थापित रही थी। जब यहाँ पर गोरखों का आक्रमण हुआ तब तक राजधानी कहाँ पर स्थापित रही? श्रीनगर में। अब श्रीनगर में जैसे इन्होंने राजधानी निर्माण की तो यहाँ पर इन्होंने एक चतुर्थ तलीय राजप्रसाद का क्या किया? निर्माण करवाया। और वहीं पर उन्होंने एक जो मंदिर है, हरगौरी मंदिर या कालिंका मठ का जो मंदिर है उसकी क्या करवाई थी? स्थापना करवाई। जो ये चतुर्थ तलीय राजप्रसाद है इसका एक छोटा सा इतिहास है क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक यहाँ पर रहा। उसके पश्चात जब 1803 का भूकंप आया था उसमें थोड़ी सी इसकी स्थिति जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी और 1894 के अलकनंदा नदी में जब बाढ़ आई थी तो उस अलकनंदा नदी बाढ़ में क्या हो गया था? ये जो आपका राजप्रसाद था ये पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका था। ठीक है, तो ये उल्लेख मिलता है आपके श्रीनगर का। अब अजयपाल के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है उसका मुख्य स्रोत है मानवोदय काव्य। मानवोदय काव्य जो है ये लिखा गया है भरत कवि के द्वारा। भरत कवि जो थे वो मानसाह के दरबारी कवि थे। उन्होंने संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा है मानवोदय काव्य। उससे हमें अजयपाल के बारे में जो उल्लेख मिलता है और अजयपाल के लिए जो यहाँ पर शब्द लिखे गए हैं, भीम हो गया, कृष्ण हो गया, कर्ण हो गया, युधिष्ठिर हो गया, ठीक है, और इंद्र हो गया। ये शब्दों से इन शब्दों का प्रयोग किया गया है अजयपाल के लिए। भीम के समान वो क्या थे? बहुत ज़्यादा बलशाली थे। कृष्ण के समान सारी चीज़ों के ज्ञाता थे। ठीक है, कर्ण के समान दानवीर थे। युधिष्ठिर के समान युद्ध में स्थिर रहने वाले थे और इंद्र के समान इनका क्या था? राज्य था, जो कि पूर्ण रूप से वैभवपूर्ण राज्य था। ठीक है, तो ये उल्लेख मिलता है आपके अजयपाल का मानवोदय काव्य में। इसके अलावा जो अजयपाल थे, अजयपाल को ये कहा गया है कि ये नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। जो देवलगढ़ था, देवलगढ़ जो इसकी जो स्थापना की थी वो आपके राजा देवल के द्वारा की गई थी और यहाँ पर नाथ संप्रदाय के जो गुरु थे वो यहाँ पर उनका निवास स्थान था। बाद में जैसे ही इन्होंने अपनी युद्ध यात्राओं को समाप्त किया और उसके पश्चात इन्होंने जो शांति का मार्ग अपनाया तो उसमें इन्होंने नाथ संप्रदाय का जो अनुपालन था वो करना स्वीकार किया। एक ग्रंथ है सांवरी ग्रंथ, हम पहले भी देख चुके हैं इसको। सांवरी ग्रंथ जो कि हस्तलिखित ग्रंथ है और इसके रचयिता हैं ठाकुर सूरवीर सिंह पंवार। ठाकुर सूरवीर सिंह पंवार के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम है सांवरी ग्रंथ और ये इनकी हस्तलिखित क्या है? पुस्तक है। इसमें जो उल्लेख मिला है उसमें जो अजयपाल है, अजयपाल को एक नाम दिया गया है, उसका नाम है आदिनाथ। ठीक है, उसके अलावा एक पुस्तक है उसमें ये उल्लेख मिला हुआ है अजयपाल के बारे में कि अजयपाल ने नाथ संप्रदाय का भी क्या किया था? उन्होंने यहाँ पर एक निर्माण किया था। जो गोरखनाथ संप्रदाय है उस संप्रदाय का एक संप्रदाय इन्होंने भी क्या करवाया था? निर्मित करवाया था। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अजयपाल ने गढ़वाल में पहली बार जितने भी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में सीमा का निर्धारण करवाया। सीमाओं का निर्धारण करवाना जो प्रारंभ किया था वो अजयपाल के द्वारा किया गया था। इसीलिए यहाँ पर एक उक्ति प्रचलित हुई, अजयपाल को ओड़ा। जो ओड़ा है जिसको कि खेतों के बीच में भी रखा जाता है और जो सीमा निर्धारण का मुख्य कार्य करता है, तो ये अजयपाल को ओड़ा जो प्रसिद्ध हुई थी ये अजयपाल के शासनकाल में हुई थी। इन्होंने ही इसको सीमा निर्धारण के लिए क्या किया था? यहाँ पर सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, उसके अलावा अजयपाल के द्वारा
जितने भी पदार्थ या जितनी भी चीज़ें होती थी, अनाज वगैरह जो भी होता था या द्रव्य पदार्थ होते थे, उन सभी को नाप तोल करने के लिए 2 पाथों का निर्माण किया। एक था धूलि पाथा और एक था धर्म पाथा। ठीक है, धूलि पाथा जो निर्मित किया गया था ये द्रव्य पदार्थों को नापने के लिए, जितने भी द्रव्य पदार्थ होते हैं उन सभी को नापने के लिए आपके धूलि पाथा का निर्माण किया गया। और जो धर्म पाथा था ये था अनाज, जितने भी अनाज वगैरह हुआ करते थे उन सबको नापने के लिए जो एक इकाई का निर्माण किया था वो था आपका पाथा, धूलि पाथा और धर्म पाथा। इन दोनों का निर्माण अजयपाल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ये उल्लेख था अजयपाल के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि अजयपाल ने जब 52 गणों को विजित किया तो उसके पश्चात इन्होंने जो युद्ध की जो अपनी नीति थी उसको समाप्त किया और उसके बाद उन्होंने अपने नाथ संप्रदाय, जहाँ से इन्होंने शांति का मार्ग अपनाया। ठीक है, इसीलिए इनको किसके समान बताया गया है, जो भारतीय इतिहास में अशोक थे, ठीक है, उसके समान इनको क्या बताया गया है, महान बताया गया है। क्योंकि अशोक ने भी जब कलिंग विजय किया था और कलिंग विजय होने के पश्चात उन्होंने अपनी युद्ध जो विजय गति थी उसको समाप्त करवाया और शांति का मार्ग अपनाया, तो उसी प्रकार से अजयपाल ने भी युद्ध को बंद करके शांति का मार्ग इन्होंने अपनाना शुरू किया। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अशोक के समान भी बताया गया है। दूसरा, अपनी विजय यात्राओं में हमेशा सफल होने के कारण ही इन्हें गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा जाता है। गढ़वाल का नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन एक विश्व विजेता के रूप में पहचाना जाता है, विश्व इतिहास में इनको विश्व विजेता कहा जाता है। उसी प्रकार से अजयपाल ने भी अपने पूरे जीवन काल में कभी हार का सामना नहीं किया था, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है, गढ़वाल का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, तो ये उल्लेख था अजयपाल के बारे में। अच्छा, अजयपाल का एक उल्लेख ये भी मिलता है कि जब इन्होंने कीर्तिचंद और इनको पराजित किया तो उसी समय इन्होंने जो कत्यूरी थे, तो कैंतुरा के जो कत्यूरी हुआ करते थे, कैंतुरा के जो कत्यूरी थे इनको पराजित किया। कैंतुरा के जो कत्यूरी थे उन लोगों को पराजित किया और पराजित करने के पश्चात इन्होंने क्या किया था, इनसे स्वर्ण सिंहासन को क्या था, प्राप्त किया था, उनसे छीना था। ठीक है, इस चीज का जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है रामायण प्रदीप से। आगे हम इस पुस्तक पे भी चर्चा करेंगे, प्रदीप शाह के शासनकाल में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो रामायण प्रदीप से ये उल्लेख मिलता है कि अजयपाल के द्वारा जो कैंतुरा के कत्यूरी थे उन पर आक्रमण किया गया और उनसे स्वर्ण सिंहासन क्या किया गया, प्राप्त किया गया। तो ये उल्लेख मिलता है अजयपाल के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही मैं इसको रख रहा हूँ। ठीक है, आगे के जो राजा हैं अजयपाल के पश्चात जिन राजाओं का आगे का उल्लेख होगा वो हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों को अगली क्लास में।